हेलो एवरीवन, बेटा आज हम CVT 2026 का बायोलॉजी सेक्शन का पेपर सॉल्व करेंगे आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से। बायोडाइवर्सिटी चैप्टर का क्वेश्चन है। पहले 25 थे, करंटली 34 हैं, तो ये बहुत ही इजी टू आंसर हमारे लिए क्वेश्चन था। इसके बाद अगर हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट नेम ऑफ मेराइन प्लांट पॉलिनेटेड बाय वाटर। तो इसमें से अगर हम ऑप्शंस देखते हैं बेटे, तो हमें पता चलता है कि वेलिसनारिया, हाइड्रोला, एकॉर्निया ये मेराइन होते हैं, सॉरी ये फ्रेश वाटर होते हैं बेटा। और मेराइन पूछा गया तो हमारा आंसर होगा जोस्ट्रॉया मेराइन सी ग्रास, राइट। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर का क्वेश्चन है, जहां पर सिंपल वैल्यू एनसीईआरटी में लिखी जाती है कि लेस देन 2%। उसके बाद क्वेश्चन है कि इन सीक्वेंसेस प्लाज्मोडियम को ठीक से लगाइए। तो आपको सीक्वेंस नॉर्मली पता होना चाहिए कि स्पोरोजोइट काटेगा, लिवर सेल पे जाएगा, फिर आरबीसी में मल्टीप्लाई करेगा, फिर गैमेटोसाइट्स बनेंगे। अगर आप उस सीक्वेंस को ठीक से देखेंगे तो सबसे पहले तो ए ऑप्शन ही आएगा, उसके बाद लिवर सेल्स यानी डी ऑप्शन आएगा, उसके बाद आरबीसी के साथ हीमोजॉइन और फिर गैमेटोसाइट्स यानी ए डी बी सी जो है यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। एंडेमिज्म क्या है भाई? ये फिर से बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है, जहाँ पर बताया जाता है कि कोई भी स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में ही ज़्यादा पाई जाती है और कहीं नहीं। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है कोलेस्ट्रॉम या ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। तो कोई भी सिक्रेटरी एंटीबॉडी जो होती है वो IgA होती है, तो यहाँ पर भी IgA होगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 कह लो या यहाँ टिक कर लो। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। फिर हमसे सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा। तो एनर्जी वाला पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता, तो ये रहा ऑप्शन 3, पिरामिड ऑफ एनर्जी। फिर हमसे पूछा गया है कि एक स्टेटमेंट दी गई है कि दो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर सेम पोस्ट कैन नॉट कोएग्जिस्ट इंडेफिनिटली, और इनमें से एक इंफीरियर वाली एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट गॉस ने दी थी, इसे गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कहते हैं। तो गॉस यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे पास 4 में प्रेजेंट है। उसके बाद डार्विन थ्योरी के मेन पॉइंट क्या है? तो ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन मेन पॉइंट्स है। ये ह्यूमन एवोल्यूशन का क्वेश्चन है, हम सबने ये भी पढ़ा हुआ है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कौन है इनमें से? तो इनमें से सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में क्लियरली दिया जाता है कि बनाना पार्थेनोकार्पिक है, बाकी सब नॉर्मल फर्टिलाइजेशन से होने वाले फ्रूट्स हैं। फिर क्वेश्चन है कि आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है? तो निमेटोड के केस में मेलेडोगाना इनकंजेनेशिया में इस्तेमाल करा जाता है कि बाहर से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आ जाता है, जो कि रोक देता है किसको? जो कि रोक देता है एमआरएनए की ट्रांसलेशन को, जो कि होने वाली है निमेटोड वाले एमआरएनए की। तो देखिए क्या सही ऑप्शन होगा यहाँ पे। तो साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड, ठीक बात है। ये साइलेंसिंग ड्यू टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, गलत बात है भाई, डीएनए नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। सोर्स ऑफ आरएनए कुड बी इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग, डीएनए जीनोम नहीं होना चाहिए था बेटा, यहाँ पे आरएनए होना चाहिए था। तो बी और सी गलत है, इसका मतलब ए और डी सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। टोटिपोटेंसी का क्या मतलब होता है कि एक कैपेसिटी कितनी है हमारी टू जनरेट ए वोल प्लांट फ्रॉम वन प्लांट। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट टू टिश्यू कल्चर, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि माइक्रो प्रोपगेशन और टोटिपोटेंसी दो चीजें थी। थोड़ा सा कंफ्यूजन कुछ बच्चों को हुआ था इस क्वेश्चन में। फिर है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जियोलॉजिकल पीरियड्स, ये ह्यूमन इवोल्यूशन का क्वेश्चन है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सबसे पहले हमारा कार्बोनिफेरस पीरियड यानी ए से शुरू होना है, तो ये ऑप्शन तो यहीं कट गया। फिर उसके बाद हमारा पर्मियन आता है, तो ए के बाद डी आना चाहिए, फिर सी और फिर बी। इसका एक निमोनिक भी होता है, कैमल्स ऑफन सिट डाउन केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट क्रैक या क्रीक। फिर ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है कि थैलेसीमिया कैसा है प्रॉब्लम? तो ये एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव या ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट ये नहीं होती, सिंपल सा हमें याद रखना था, जिसमें कि हीमोग्लोबिन चेन्स ठीक से नहीं बनती। हाउ मेनी स्पीसीज हैव बीन एक्सटेंड इन रीसेंट टाइम? एनसीईआरटी में इसकी वैल्यू 784 है, और क्लोजली देखे तो अराउंड 800 आंसर होना चाहिए था, लेकिन CUT ने इसका आंसर हमारे लिए 700 ही माना है। शायद वो 7 की वैल्यू के हिसाब से ही चल रहे हैं, बट आइडियली टेक्निकली इसका आंसर 800 होना चाहिए था। बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन, तो बायोडाइवर्सिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं।
अगला क्वेश्चन है कि अगर डायहाइब्रिड क्रॉस होगा तो क्या रिजल्टेंट आएगा। तो हम सबको एक रिजल्टेंट तो याद ही होता है 9:3:3:1, जो कि एक फिनोटाइपिक क्रॉस है। तो फिनोटाइप तो 4 होंगे, ये तो पक्का है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन था, तो हमारे लिए आसान हो गया आंसर टिक करना। फोर्थ ऑप्शन है 9 जीनोटाइप्स एंड 4 फिनोटाइप्स। उसके बाद देखिए, इसको मैच करिए, ये भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स उसने हमसे पूछे हैं। तो मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, कशन ऑफ फैटी एसिड फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ऐसा एक ही ऑप्शन है, एक के साथ 3 वाला, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। बी के साथ 4 यानी लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड, सी के साथ 2 यानी हाइमन जो होगा वो कवर करता है वेजिनल ओपनिंग को, और डी के साथ 1 क्लाइटोरिस एक यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर स्ट्रक्चर है। बिल्कुल ठीक है ये सारे ऑप्शंस। कितने कॉन्ट्रास्टिंग पेयर पड़े थे, पेयर बोल दिया बेटा तो आंसर होगा 7। अगर पेयर नहीं बोलता तो यहां पे आंसर हो जाता 14। मेंडल ने जो पढ़े थे उसकी बात कर रहा है वो। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डक्ट्स, तो कैसा होता है सिस्टम हमारे पास, रेटिटेस्टिस होता है, फिर वाजा फ्रेंचिया होता है, फिर एपिडिडमिस होता है, फिर वाजा डिफरेंशिया होता है। तो देखो कौन से ऑप्शन में ये ठीक दिख रहा है आपको सीक्वेंस। सबसे पहले रेटिटेस्टिस, बी से शुरू होगा तो ये दोनों तो वैसे ही कट गए। रेटिटेस्टिस के बाद वाजा फ्रेंचिया यानी डी आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन बच गया बी डी ए सी। इस लिस्ट को मैच करा जाए तो रिंग वॉर्म फंगल इन्फेक्शन में होते हैं, जो कि एपिडर्मोफाइटन एक जेनेरा है, ए के साथ 2। तो देखिए ए के साथ 2 एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। बी के साथ 4 अमीबियासिस एंटामीबा हिस्टोलिटिका होगा, निमोनिया में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होगा, कॉमन कोल्ड में राइनो वायरस होगा। सोमैटिक हाइब्रिड्स क्या होते हैं, ये भी दोबारा क्वेश्चन पूछा गया टिश्यू कल्चर वाले पार्ट से ही। तो क्या होते हैं भाई, आइसोलेटेड प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम 2 डिफरेंट वैरायटीज ईच हैविंग, अनडिजायरेबल नहीं हो सकता बेटा, डिजायरेबल कैरेक्टर होना चाहिए, जो कि सेकंड स्टेटमेंट में बिल्कुल ठीक दिया गया है। थर्ड स्टेटमेंट 3 लिख दिया, 3 वाला ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल है। पोटैटो टोमेटो वाला 2 का ही एनसीईआरटी में समझाया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 अगर हम देखते हैं तो बोलते हैं सी पेप्टाइड कहाँ प्रेजेंट होता है। तो सी पेप्टाइड इमेच्योर इंसुलिन या प्रो इंसुलिन में होता है, मैच्योर इंसुलिन में वो नहीं पाया जाता, हमने बायोटेक एप्लीकेशन में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ प्रो इंसुलिन यानी थर्ड ऑप्शन। फिर है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में कौन से हैं, तो भाई वेस्टर्न घाट है, इंडो बर्मा वाला एरिया है, और हिमालय। ए सी डी ईस्टर्न घाट नहीं होते हैं, तो ए सी डी हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद भाई द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस इन इंडिया, ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का क्वेश्चन है। 2 लोग हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन, तो वो दोनों आपको यहां पर दिख रहे हैं लास्ट ऑप्शन में। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का करेक्ट सीक्वेंस बताइए यूकैरियोट्स में। तो सिंपल होता है, पहले ट्रांसक्रिप्शन, फिर क्योंकि इंट्रॉन्स आ जाते हैं तो उसे प्रोसेस करना होता है, बाद में फिर एमआरएनए न्यूक्लियस के बाहर निकलता है, और फिर फाइनली हम उसे ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए इस सीक्वेंस को अगर हम पकड़ेंगे तो सबसे पहले ए ऑप्शन फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे उसके इंट्रॉन्स वाली प्रोसेसिंग, तीसरे नंबर पे वो बाहर जाएगा, और चौथा ये हो गया। यानी कि ऑप्शन में होना चाहिए ए सी बी डी, ऐसा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। फिर जो क्वेश्चन है बेटा वो कहता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एड्स के पास क्या है। तो वायरस के पास आरएनए के जीनोम होता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, 2 बातें हमें पता हैं। तो डीएनए जीनोम नहीं होता, कट गया, डीएनए पॉलीमरेज भी नहीं होता, बी और सी यहां पर सही ऑप्शन होगा, जो कि 4th ऑप्शन है। पहले हमें क्वेश्चन पढ़ते याद कर लेना अपने थ्योरी के पोर्शन को, फिर ही हमें सवाल की तरफ जाना है। बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट कौन से हैं, तो जैसे लेडी बर्ड वगैरह हम पढ़ते हैं, एफिड्स वगैरह के लिए ड्रैगन फ्लाइज पढ़ते हैं, वही वाला, या ट्राइकोडर्मा पढ़ते हैं, या न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस पढ़ते हैं, वो होते हैं। तो उसमें से यहाँ पर एक ही ऑप्शन है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। सैक्रोमाइसिस, बेकर सिस्टम, मोनस्कस, स्टैटिन वाला, मैथनोबैक्टीरियम बायोगैस वाला है। तो यहाँ पर आंसर है 4, यहाँ पर आंसर है बेटा 4। फिर सवाल है हीमोजोइन कहाँ आएगा, वही प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल पे दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया, तो हमने पढ़ाई था आरबीसी ब्रेकडाउन जब होता है, लिवर से निकल के सेल्स वहां पहुंचते हैं स्पोरोजोइट्स वाले, तब ये प्रोड्यूस होता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आरबीसी। उसके बाद क्वेश्चन है कि इनफर्टिलिटी का क्या मतलब होता है।
तो इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि अगर 2 साल तक कंटिन्यूअसली एंड प्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी करी जाए और फिर भी बच्चा ना हो, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो ज़्यादा बेटर आंसर रहेगा, है ना। बाकी ऑप्शंस मैच नहीं करते हैं। डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन फ्लक्चुएट्स ड्यू टू, तो डेंसिटी को रेगुलेट करने के लिए माइग्रेशन, ई माइग्रेशन, ई आई वाला और ई वाला, और नेटिलिटी और मोर्टेलिटी। तो देखिए 2 ऑप्शन हैं यहाँ पे सिर्फ बी और सी। ये तो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन है, म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म, तो बी और सी हमारे पास थर्ड ऑप्शन में था। पार्चुरेशन कैसे इंड्यूस होता है भाई, या बर्थ कैसे मिलता है? तो कॉर्टिसोल हार्मोन चाहिए होते हैं भाई, प्रोलैक्टिन तो बर्थ के बाद मिल्क प्रोडक्शन में आता है, एस्ट्रोजन चाहिए होता है और ऑक्सीटोसिन। ए सी डी। बी ऑप्शन 3 ऑप्शंस में था तो आसान नहीं था हमारे लिए इसका आंसर करना। सिंगल जीन जिसके मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे स्टार्च वाला एग्जांपल या फिनाइलकेटोन्यूरिया वाला एनसीईआरटी में समझाया जाता है और कहा जाता है कि ये प्लियोट्रॉपी है। पॉलीजेनिक जीन, एपिस्टैटिक जीन। एपिस्टैटिक जीन का मतलब होता है कि एक जीन किसी दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर दिया, स्टैटिक कर दिया, रोक दे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब एक से ज्यादा जीन एक चीज के लिए, जैसे स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सारे जीन्स। अब ये देखिए कलर ब्लाइंडनेस तो सेक्स लिंक डिसऑर्डर है और रिसेसिव है, तो ए के साथ 3 होना चाहिए। एक के साथ 3 एक ही ऑप्शन में है। बी के साथ 4 सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव है। सी के साथ 1 माइटोनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। और डाउन सिंड्रोम इज ट्राइसोमी ऑफ 21। अगर डाउन सिंड्रोम भी आपको पता था तो डी के साथ 2 भी एक ही ऑप्शन में यहाँ पर था, तो आप आराम से आंसर कर सकते थे। लार्ज होल्स इन स्विस चीज। स्विस चीज में बैक्टीरिया के कारण होता है बेटा, प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मिनाए। और रॉकीफोर्ड चीज में फंगस के कारण होता है, बट रॉकीफोर्ड चीज यहाँ पे उसने हमसे पूछी नहीं है, तो हमारे लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन, ये ईस्ट है, वो लैक्टिक एसिड है। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में क्या होगा भाई, तो सबसे पहले तो जर्मिनेशन ही स्टार्ट होगी स्टिग्मा के ऊपर, वो एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। जर्मिनेशन होने के बाद क्या होगा, तो स्टिग्मा के थ्रू ग्रो करके आप ओवरी तक पहुंचेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप माइक्रोपाइल में पहुंचेंगे और फाइनली सिनर्जेड के पास पहुंचेंगे। तो अगर इस बात को हम ध्यान रखते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है ऐसा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। लेकिन अगर आपको सिर्फ जर्मिनेशन की बात भी पता थी तो भी आप आसानी से आंसर कर सकते थे। फ्लॉक्स क्या होते हैं भाई, तो फ्लॉक्स होते हैं मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स, जो कि मैस स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमें माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में ही पढ़ाया जाता है। तो ए के साथ 4, देखो ए के साथ 4 एक ही ऑप्शन में है। बी के साथ 3, बीओडी क्या होता है, जिसमें कि ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करके हम लेवल को घटाते हैं। सी के साथ 2, जो बचा हुआ सेकेंडरी ट्रीटमेंट, एरोबिक ट्रीटमेंट के बाद एफ्लुएंट बचता है, उसका जो सेडिमेंटेड पार्ट होता है उसे एक्टिवेटेड फ्लच कहते हैं। और एनरोबिक डाइजेस्टर में हमारे पास जो होता है एनरोबिक ग्रोथ होती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत आसान आंसर था। डी का 1 भी एक ही ऑप्शन में दिया गया था, तो इस क्वेश्चन को भी हम आराम से कर सकते थे। स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन स्पर्मेटिड्स आर 23। एन होता है क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते हम मियोसिस कर चुके होते हैं। एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा जाता है बेटा कि एंथर का स्ट्रक्चर टेट्रागोनल होता है। चारों साइड पे माइक्रोस्पोरेंजियम्स पाए जाते हैं। फिर है ड्रायोपेथिकस, क्या होता है, हेयरी एंड वॉग लाइक गोरिल्ला। और अगर हमें इतनी बात भी पता थी तो ए का 4 हमारे पास एक ही ऑप्शन में था। B3C2 होमियोबैलिस कौन है, जिसकी किनल कैपेसिटी 800 तक है। इरेक्टस कौन है, जिसकी 900 है, और निएंडरथल की है 1400। जैसे जैसे सीक्वेंस ऊपर बढ़ रहा है वैसे वैसे किनल कैपेसिटी बढ़ती है, तो यहां पर आंसर है 4। oogenesis के दौरान सेकेंडरी oocyte एक्चुअली तब बनता है जब फर्टिलाइजेशन होती है, और प्राइमरी oocyte प्यूबर्टी के आने पर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तब सेकेंडरी oocyte तब बनता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। और प्राइमरी oocyte तो बचपन से ही होता है, तो यहां पर आंसर होगा
oogenesis सेकेंडरी oocyte से क्या बनता है, ओवम बनता है ना। और प्राइमरी oocyte कब बनता है बेटा, बर्थ पे, सेकेंडरी oocyte मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और ओवम जब फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म सेल पास आ जाते हैं तब बनता है एग के। फिर ये एक पैराग्राफ दिया गया आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे। तो आप सबने इस पैराग्राफ को एनसीईआरटी में पढ़ ही रखा होगा कि होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है क्योंकि होस्ट हाइड्रोफिलिक नहीं होता, और जो डीएनए हमारा वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, उसके लिए हम जीन गन प्लांट्स में यूज़ कर लेते हैं या माइक्रो इंजेक्शंस डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, हॉट आइस मेथड यूज़ कर लेते हैं। उसी के ऊपर यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। तो देखिए, डीएनए कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू, क्योंकि डीएनए हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। फिर है बायोलिस्टिक मेथड या जीन गन जिसको हम बोलते हैं, अभी मैंने बताया था बेटा प्लांट सेल में इस्तेमाल करते हैं। फिर क्वेश्चन है डायरेक्टली इंजेक्टेड किससे करते हैं एनिमल सेल में, तो अभी मैंने बताया था माइक्रो इंजेक्शन से करते हैं। फिर क्वेश्चन है कैल्शियम का क्या फायदा होता है, तो एफिशिएंसी ऑफ अपटेक बढ़ाता है बाय द बैक्टीरियल सेल्स। ये भी एनसीईआरटी में क्लियरली दिया जाता है। होस्ट कॉम्पिटेंट बनाने का क्वेश्चन फ्रेमवर्क है ये सारा। बैक्टीरियल सेल इज ट्रीटेड विद, अब आइसोलेशन के लिए डिपेंड करता है, फंगस होता है तो काइटिनेज यूज कर लेते हैं, बैक्टीरिया होता है तो हम लाइसोजाइम यूज करते हैं, प्लांट होता तो पैक्टिनेज सेलुलोज की तरफ जाते हैं हम, सेलुलेज सॉरी। हिस्टोन्स आर रिच इन, है ना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और ये डीएनए के ऊपर अब अगले 5 क्वेश्चन उसने पूछे हैं कि न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है, कि हिस्टोन के बाहर डीएनए रैप अराउंड करता है तो उससे न्यूक्लियोसोम बनता है, डीएनए एसिडिक है तो हिस्टोन बेसिक है। इस तरीके के क्वेश्चंस एक पिच में 3.4 नैनोमीटर का टोटल डिस्टेंस है, 10 बेस पेयर्स आते हैं, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। उसके बाद क्वेश्चन है बेटे डीएनए में डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स कितना होता है, तो 0.34, क्योंकि 3.4 नैनोमीटर वाले में 10 आ रहे होते हैं बेस पेयर्स, तो टोटल डिस्टेंस 0.34 निकल कर आता है। फिर क्वेश्चन है न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए नाइट्रोजनस बेस कहाँ लगता है, तो नाइट्रोजनस बेस को जब शुगर से अटैच होना होता है तो फर्स्ट कार्बन पे होता है, फॉस्फेट वाला 5वें कार्बन पे होता है, तो 5वां ये ऑप्शन था ही नहीं, तो इजी टू आंसर था हमारे लिए। 5वें कार्बन में फॉस्फेट और लग जाएगा तो ये न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। एडेनिन थायमिन के बीच में जो बॉन्ड बनता है भाई, उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और ग्वानिन साइटोसिन में होते हैं 3, तो यहाँ पर 2 का आंसर थर्ड ऑप्शन में था, ए और टी के लिए। एंड लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन ईच टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स, तो ईच टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स में मैंने अभी आपको बताया था, जो हमारा हम देखते हैं बी डीएनए, वहाँ पे 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा, होपफुली आपको सीयूईटी का ये सेक्शन अच्छा लगा होगा। इससे ज़्यादा जो पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं सीयूईटी के, वो प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप चेकआउट कर सकते हैं। टेक केयर, हैव ए गुड डे अहेड।